एक दिन सुबह सुभाष चंद्र बोस ने अपने चहीते भतीजे शिशिर को अपने पास बुलाया। वे अक्सर अपने भतीजे से कुछ सामान्य विषयों पर चर्चा करते थे। शायद उनके कमरे से बाहर खड़ा उन पर नजर रख रहा ब्रिटिश जासूस भी इस बात से भली भांति वाकिफ था, मगर उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज की सुभाष और शिशिर मुलाकात कुछ खास वजह से है। दरअसल उस वक्त सुभाष चंद्र बोस भारत में सबसे बड़े क्रांतिकारी के रूप में उभर रहे थे। उनकी नीतियां कुछ इस प्रकार की थी कि एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उनके बारे में लिखा था कि वे भारत के जॉर्ज वॉशिंगटन हैं। 1940 में जब दूसरे विश्व युद्ध की चिंगारी सुलग ही रही थी, तब सुभाष चंद्र बोस भारत के ब्रिटिश जेल में सजा काट रहे थे। उन पर ब्रिटिशर्स द्वारा देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। हालांकि सरकार के ये आरोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद थे, क्योंकि उस वक्त सुभाष की छवि अन्य क्रांतिकारियों से बहुत ज्यादा बड़ी थी। ऐसे में उन्हें जेल में ही रखना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत सस्ता सौदा था। मगर ब्रिटिशर्स के लिए एक आंधी को ज्यादा देर तक जेल में बंद रखना बहुत बड़ा सबक बन गया। 19 नवंबर 1940 के दरमियान सुभाष चंद्र बोस ने अपनी गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ जेल में ही अनशन शुरू कर दिया था। ऐसे में 5 नवंबर 1940 के दरमियान गवर्नर जनरल जॉर्ज हॉबर्ट ने उन्हें एक एम्बुलेंस के जरिए उनके घर भेजा। एम्बुलेंस क्यों? दरअसल इस पूरे अनशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ये कभी नहीं चाहती थी कि बोस की मौत उनके जेल में हो। लिहाजा उन्होंने बोस को अपने घर भिजवाया और उनके घर के बाहर एक गुप्त पहरा रखा, जो उनकी छोटी सी छोटी हरकतों पर भी नजर रखे। जॉर्ज हर्टबर्ग का इरादा था कि जैसे ही बोस की सेहत में सुधार होगा, वो उन्हें फिर से हिरासत में ले लेंगे। यही से शुरू होता है बोस और ब्रिटिश सरकार का छुपन छुपाई वाला खेल, जिससे सालों तक ब्रिटिशर्स को परेशान किया। तो क्या थी सुभाष चंद्र बोस की अंग्रेजों के हिरासत से बचने की कहानी? क्या था उनका एस्केप प्लान? जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। 5 दिसंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने अपने चहीते भतीजे शिशिर को अपने पास बुलाया। मकसद था एक सटीक योजना के तहत अंग्रेजों को चकमा देना। इन दोनों के बीच ये तय हुआ कि आने वाले दिनों में सुभाष चंद्र बोस को कैसे भी करके यहाँ से भागना है। मगर कैसे? उनके प्लान के मुताबिक शिशिर ने बोस के भेष बदलने का सामान मंगवाया, जिसमें कुछ ढीली सलवारें और एक फैंसी टोपी थी। इसके अगले ही दिन कुछ नकली विजिटिंग कार्ड्स भी छपवाए गए, जिस पर लिखा था मोहम्मद जियाउद्दीन BALLB ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सिविल लाइन, जबलपुर। जाहिर सी बात थी कि बोस किसी दूसरी आइडेंटिटी के साथ यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, ताकि भारत से बाहर निकलने से पहले उन्हें कोई पहचान ना सके। एक रात ठीक 1:35 में बोस ने मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष बदला और वे धीमी आवाज के साथ अपनी कार की पिछली वाली सीट पर जाकर लेट गए, ताकि उन पे किसी पहरेदारों की नजर ना पड़े। कार के ड्राइवर उनके भतीजे शिशिर थे। उन्होंने बोस को 17 जनवरी के दिन धनबाद बरारी में छुपाए रखा और अगली रात गोमो रेलवे स्टेशन उनके अगले सफर के लिए छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस की ट्रेन सबसे पहले दिल्ली पहुंची, जहां से उन्होंने पेशावर के लिए फ्रंटेल मेल से सफर किया। पेशावर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जब वे फ्रंट गेट से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि उनके एक करीबी अकबर शाह गेट के बाहर खड़े हैं। मियां अकबर ने सबसे पहले एक खाली टांगे की तरफ इशारा करते हुए बोस को वहां बैठने के निर्देश दिए। जैसे ही बोस उस टांगे में बैठे, मियां अकबर दूसरे टांगे में बैठ गए और उन्होंने जरा जोरदार आवाज के साथ टांगा चलाने वाले को कहा, ताजमहल होटल चलो। अब तक बोस ये समझ चुके थे कि मियां अकबर इनडायरेक्टली उनसे ही बात कर रहे थे। दरअसल बोस के बनाए प्लान के मुताबिक मियां अकबर को बोस के साथ
ऐसा ही व्यवहार करना था जैसे वे उन्हें जानते ही नहीं है। ऐसा करने से खतरे की गुंजाइश कम रहती, जहां उनका अंग्रेजों के हाथों में लगना मुश्किल था। एक रात ताजमहल होटल में रहने के बाद मियां अकबर शाह ने अगले ही दिन बोस को उनके करीबी आबाद खां के घर शिफ्ट किया। वहां पहुंचते ही बोस ने जियाउद्दीन का भेष छोड़कर एक पठान का भेष धारण किया, जिससे वे स्थानीय लोगों जैसे दिखने लगे। हालांकि बोस वहां की भाषा पश्तो भाषा बोलना नहीं जानते थे, लिहाजा इस परेशानी से बचने के लिए उन्होंने गूंगा और बहरा होने का नाटक किया। बोस के पेशावर पहुंचने से पहले ही अकबर शाह ने तय कर लिया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक के दो व्यक्ति मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार बोस को भारत की सीमा पार कराएंगे। भगत राम का नाम बदलकर रहमत खान रखा गया ताकि वे और बोस हम मजहबी लगे। आगे की योजना में यह तय हुआ कि रहमत खां अपने मामा जियाउद्दीन को सरहद पार अड्डा शरीफ की मजार ले जाएंगे ताकि उनके गूंगे और बहरे बंद से निजात पाने के लिए दुआ मांगी जाए। 26 जनवरी 1941 की सुबह मोहम्मद जियाउद्दीन और रहमत खान एक कार में बैठकर रवाना हुए और दोपहर होते होते उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा पार कर ली। आगे के उबड़ खाबड़ रास्ते से वे पैदल ही अफगानिस्तान के कबायली इलाके तक पहुंच चुके थे। जब वे वहां पहुंचे तब तारीख थी 28 जनवरी 1941। वहां से वे टांगे और ट्रक की सवारी करते हुए पहले अड्डा शरीफ और फिर 31 जनवरी 1941 की सुबह काबुल में दाखिल हुए। बोस की अचानक गायब होने की खबर ब्रिटिशर्स को कैसे लगी, इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल शिशिर जब सुभाष चंद्र बोस को गामा रेलवे स्टेशन से छोड़कर वापस अपने घर आए तब उनका बिहेवियर बहुत सामान्य था। प्लान का अगला पड़ाव था कि सुभाष चंद्र बोस अपना आगे का जीवन एक सन्यासी के रूप में जीना चाहते हैं, जहां उनके कमरे में केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही आने की इजाजत होगी। जाहिर सी बात थी कि सुभाष चंद्र बोस अंदर मौजूद नहीं थे। उनको दिया गया खाना भी उनके भतीजे और भतीजियां खाया करते ताकि बाहर खड़े जासूसों को ये तसल्ली रहे कि सुभाष अभी भी अपने कमरे में मौजूद है। 27 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की ब्रिटिश कोर्ट में पेशी थी। ऐसे में यह तय किया गया कि इसी दिन उनके गायब होने की खबर सार्वजनिक की जाए। सुभाष चंद्र बोस ने अपने भतीजे शिशिर से यह कहा था कि वे उनके जाने की खबर 4 या 5 दिनों तक पचा सकते हैं, तो उन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता था। जब 27 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की भाग निकलने की खबर ब्रिटिश सरकार को लगी तब उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर इतने कड़े पहरे के बावजूद भी उनका ब्रिटिशर्स को चकमा देना वाकई में काबिले तारीफ था। 31 जनवरी को काबुल पहुंचने के बाद रहमत खां और उनके मामा जियाउद्दीन यानी भेष बदले सुभाष चंद्र बोस एक सराय में रुके। इसी बीच रहमत खान ने सोवियत यूनियन के दूतावास से संपर्क करने की पूरी कोशिश की, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत यूनियन के बदले जर्मनी से मदद लेने का फैसला किया। वे खुद जर्मनी के दूतावास से मिले, जहां उन्हें ये सलाह दी गई कि वे खुद को बस कुछ दिनों के लिए ही छुपाए रखें, जल्द ही जर्मनी उन्हें वहां से निकाल लेगी। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस और रहमत खां को सराय में रहना बहुत मुश्किल हो चला था। एक अफगान पुलिस वाले को उन पर शक हुआ था, जहां बोस ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे देकर और अपने पिताजी द्वारा दी गई एक सोने की घड़ी देकर अपनी जान छुड़ाई। कुछ दिनों बाद जर्मनी द्वारा सुभाष बोस के पास ये मैसेज आया कि अगर वे अफगानिस्तान से सही सलामत निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें काबुल में इटली के राजदूत पायर्थो कचारोनी से मिलना चाहिए। 22 फरवरी 1941 की रात बोस ने इटली के राजदूत से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कचारो की पत्नी बोस से मिलने के लिए उनके सराय में आई। उनके पास बोस के लिए एक खुशखबरी थी। जाहिर सी बात थी कि इटली बोस को अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। उनके बनाए प्लान के मुताबिक अब बोस का नाम सुभाष चंद्र बोस नहीं बल्कि ओरलैंडो मासेटो होगा, जिसके तहत उनकी एक फोटो खिंचवाई गई
जो उनके आईडी कार्ड के लिए जरूरी थी। 17 मार्च की रात सुभाष चंद्र बोस एक कार के सहारे पहले समरकंद पहुंचे और फिर ट्रेन से मॉस्को की तरफ रवाना हुए। वहां से सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन का रुख किया। तो यह थी कहानी सुभाष चंद्र बोस की अंग्रेजों की कैद से आजाद होने की। बोस के सुरक्षित जर्मनी पहुंच जाने के बाद उनके भाई शरद चंद्र बोस रविंद्रनाथ टैगोर के पास पहुंचे। वहां पर उन्होंने बोस के अंग्रेजी पहरे से बच निकलने की खबर साझा की। आगे चलकर टैगोर ने एकला चलो नामक पंक्तियों से सुभाष चंद्र बोस के इस खुफिया सफर का वर्णन किया। आज भी ये कविता बंगाल और भारत के बच्चों बच्चों के दिलों में गुनगुनाई जाती है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।